चलो देखो, कल हम क्लास 10 का बायोलॉजी जैव प्रक्रम का पूरा थ्योरी अंदर का पूरा A to Z खत्म कर दिए थे। आज उसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो तुम लोग किताब तब निकाल लो और ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन हम कहाँ से देखेंगे? वस्तुनिष्ठ प्रश्न से शुरू करेंगे और जाएंगे कहाँ तक? दीर्घ उत्तरीय तक जाएंगे। तो तुम लोग ध्यान पूर्वक किताब में क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो देखो और समझो। जो याद है तो बताओ, नहीं तो समझ के याद करो। वैसा पौधा जो पोषण के लिए सड़े गले चीजों पर आश्रित रहते हैं वे कहलाते हैं। तो उसे कौन जीव कहते हैं? उसे मृत जीवी कहते हैं। मृत जीवी का योग देखो, परिभाषा हो गया। मृत जीवी किसे कहते हैं? तो वैसा जीव जो अपना भोजन ग्रहण करने के लिए सड़े गले पदार्थ या मरे हुए पदार्थ के ऊपर आश्रित रहते हैं उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। ये लिखवा दिए हैं तो लोग के। अब देखो, स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। स्वपोषी, तो स्वपोषी किसे कहते हैं? तो वैसा जीव, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन खुद बनाता है, दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं रहता है। तो इसमें जितने हरे पौधे होते हैं सब हो जाएंगे हरे पौधे। तो इन सबको क्या क्या की जरूरत होता है? ऑप्शन देखो, क्लोरोफिल, ख में सूर्य का प्रकाश, ग में स्टोमाटा सूर्य का प्रकाश, ग में H2O एवं CO2। इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से सभी होगा। अब देखो तीसरा, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? प्रकाश संश्लेषी अंगक है। अंगक कौन है? अंग बोलेगा अंग तो मारेंगे पत्ती। अंगक कौन अंगक है? तो अंगक हो जाएगा हरित लवक। हरित लवक का इंग्लिश होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहता है क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। अब देखो, वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत होता है? तो 0.03%। ख हो जाएगा सही। ऑक्सीजन होता है 21%। नाइट्रोजन होता है 78%। एक और याद रखो। 5 नंबर, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? जब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्या नहीं होता है? जब पौधा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाता है तो क्या नहीं होता है? तो पानी का टूटना। पानी टूटता है, पानी मिलता है नो। इसे देखो, उसका समीकरण हो जाएगा CO2 प्लस H2O, क्लोरोफिल और सनलाइट हो गया। तो बन गया ग्लूकोज, C6H12O6 ग्लूकोज प्लस H2O, पानी बनेगा नो, प्लस O2 ऑक्सीजन। समझ आ गया तो लगे? तो देखो, पानी का टूटना हाँ सही है। ऑक्सीजन का मुक्त होना, मतलब इसमें क्वेश्चन में दिया है कि क्या नहीं होता है? तो पानी का टूटना नहीं होता है, पानी बनता है। जब अभिक्रिया करता है तो H2O पानी बनता है, ऑक्सीजनो बनता है। तो CO2 का मुक्त होना, CO2 का मुक्त नहीं होता है। CO2 मुक्त होता है? CO2 मुक्त नहीं होता है। CO2 ये सब मिल करके CO2 अब बनाता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाता है। CO2 मुक्त नहीं होता है। मुक्त होता है कौन? एगो ऑक्सीजन मुक्त होता है, यानी कि ऑक्सीजन देता है हम लोगों को, अब पानी देता है और ग्लूकोज बनाता है। ये न 3 गो बनाता है अभिक्रिया के बाद। तो ख हो जाएगा, यानी कि CO2 का मुक्त होना। अब देखो, इनमें से किसके द्वारा अमीबा अपना भोजन का अंतःग्रहण करता है? तो कुटपाद के द्वारा अमीबा अपना भोजन। हाँ चलो, अब 7 नंबर, इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रास नली से जुड़ा होता है? तो देखो, ध्यान से देखो, जब ग्रास नली जब के नीचे आएगा तो 2 गो नली होता है। तो एगो नली जाएगा आमाशय में और एगो जाएगा हृदय में। तो क्या पूछा है में, कौन ग्रास नली से जुड़ल रहता है? तो निगल द्वार। 2 गो नली होता है, 2 गो नली का नाम होगा निगल द्वार और कंठ द्वार।
तो इसमें ग्रास नली से कौन जुड़ा रहता है? तो निगल निगल द्वार। अब देखो ग्रहणी भाग है, ग्रहणी किसका भाग है? मुख्य गुहा का कि अमाशय का कि छोटी आंत का कि बड़ी आंत का? तो ग्रहणी छोटी आंत का। तो छोटी आंत में कितना भाग होता है? 3 गो, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम है। कालन बताए थे तो लोग है। तो छोटी आंत का भाग है, खाली पूछा है कि ग्रहणी भाग है, किसका भाग है? तो छोटी आंत का भाग है। और ग्रहणी छोटी आंत के ऊपर वाला भाग है। ग्रहणी में ग्रहणी यानी कि छोटी आंत के 3 भाग, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। तो छोटी आंत के ऊपर वाला भाग को बोलते हैं ग्रहणी। तुम लोग इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो जा करके वीडियो को देख लीजिए, 4 पार्ट में वीडियो बनाए हैं। अब देखो खत्म हो गया नु। अब ध्यान से देखो, अब अति लघु तरीय प्रश्न, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, यानी कि पाचन की क्रिया, उत्सर्जन की क्रिया, परिवहन की क्रिया, ये सब क्रिया होता है। और इन सब के द्वारा जीवों का मेंटेन होता है, मेंटेनेंस यानी कि अनुरक्षण, उसी को बोलते हैं अनुरक्षण। तो वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का मेंटेन होता है या अनुरक्षण होता है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों पूरी नहीं हो पाता है? यानी कि बहुकोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव। तो लोग बताए थे ना कि वैसा जीव जिसका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं, और वैसा जीव जिसका शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो हम लोगों का शरीर हो जाएगा एक कोशिकीय कि बहुकोशिकीय? बहुकोशिकीय। यानी कि कोनो जीव को जो अपने आंख से देख सकते हो वो आ जाएगा बहुकोशिकीय में। समझ में आ गया तो लगे? तो इसमें दिया है कि विसरण द्वारा ऑक्सीजन, मतलब विसरण का मतलब होता है कि डायरेक्ट ऑक्सीजन मिल जाएगा, डायरेक्ट। तो हम लोग डायरेक्ट ऑक्सीजन मिल जाएगा। नाक बंद कर दो, ठेपा ठेपी कस के पुअरा वरा पूरा मुंह बंद कर दो और छोड़ दो कि ऑक्सीजन ले लो पूरा अपन देह से, ले लगे देह से हैं। हम लोगों के सांस लेने के लिए भगवान दिया है नाक, मुंह, फेफड़ा, ये सब। समझ में आ गया तो लगे? तो देखो, तो इसमें लिखाएगा कि बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लिए एक विशेष प्रकार का अंग होता है, विशेष प्रकार का अंग होता है। भोजन ग्रहण करने के लिए भी एक विशेष प्रकार का अंग होता है, और भोजन के पाचन के लिए भी एक विशेष प्रकार का अंग होता है। अंग नहीं होगा भोजन कहीं पच जाएगा, हाथे में रखो इसे कटोरी में कि पच जाओ, खून मिल जाओ, पी जाए यहीं में से। पाचन जाएगा पूरा छोटी आंत में, बड़ी आंत में, कैसे कैसे भोजन पचेगा, उसमें विशेष प्रकार का अंग होता है। समझ आएगा तो लगे? तो अतः बहुकोशिकीय जीवों में विसरण के द्वारा ऑक्सीजन पूरा, ऑक्सीजन क्या लिखा है? ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा पूरा नहीं हो पाएगा, चाहे नहीं हो पाता है। फिर से देखो, बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लिए एक विशेष प्रकार का अंग होता है, और साथ ही साथ भोजन का पाचन के लिए और भोजन ग्रहण करने के लिए, दोनों के लिए एक विशेष प्रकार का अंग होता है। बस उसके बाद लिख दो कि बहुकोशिकीय जीव में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा पूरा नहीं हो पाता है। समझा के तो लोग? यानी कि विसरण का मतलब होता है ना कि कौनो जीव ऐसा ही खड़ा रहेगा डायरेक्ट ऐसा ही, उसको मिल जाएगा ऑक्सीजन, कहीं से चल जाएगा। तो हम लोगों में तो ऐसा नहीं है, हम लोग में है ऐसा है। हाँ, समझ में तो लोग? देखो, जीवों में पोषण के प्रमुख 2 विधियां कौन सी हैं? तो दो विधि, पर पोषण और स्वपोषण। यानी कि पूछा है कि 2 विधियां कौन कौन सी हैं, तो इसमें परिभाषा नहीं लिखना है, खाली लिख देना है स्वपोषण, पर पोषण, समाप्त। अब आगे, हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण होता है? तो पोषण 2 प्रकारों का हो गया। तो स्वपोषण होता है कि पर पोषण होता है? स्वपोषण होता है, स्वपोषण होता है, खत्म। 5 नंबर, जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? जंतुओं में तो पर पोषण है। अरे गधा, 2 गो पोषण, स्वपोषण और पर पोषण। तो जीव जंतु में पर पोषण होगा। अब देखो, 3 प्रकार की
पोषण विधियों के नाम लिखें। 3 प्रकार के पर पोषण विधियों के नाम लिखे। तो पर पोषण के कितने विधि? 3 गो। तो लोग बताए थे ना, परजीवी, प्राणी समपोषी आ मृत जीवी। चाहे परजीवी ओकरा बाद मृत जीवी पोषण आ प्राणी समपोषी। हो गया ना क्लियर? तो इसमें परिभाषा नहीं लिखना है, खाली नाम लिख दो। लिखा गया? अब आगे बढ़ो। संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। यानी कि देखो समीकरण है, कौन नंबर क्वेश्चन है? 7 नंबर। देखो तो CO2 पहला हो गया नो, और दूसरा H2O, और उसके बाद ऊपर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, और नीचे होगा क्लोरोफिल। 4 गो मिल गया नो, CO2, H2O, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल। ये अब अभिक्रिया करेगा, तीर का निशान। अभिक्रिया करने के बाद बनाइएगा C6H12O6 प्लस पानी निकालेगा ऊपर, स्टोमाटा के द्वारा, पत्ती में छिद्र होता है जो स्टोमाटा या रंध्र बोलते हैं, उसके द्वारा पानी बाहर निकाल देगा। हम लोगों के लिए ऑक्सीजन गैस छोड़ देगा ऊपर। गैस का दिखाते हैं ऊपर तीर से, समझ आगे तो लोग नो। तो यह बोला है कि इसका समीकरण लिखो। समीकरण लिखा गया नो। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कौन नंबर? 8 नंबर। तो 8 नंबर में दिया है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है? उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है? उपोत्पाद के रूप में तो क्या बनता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बनता है। हम लोगों के लिए क्या मिलता है? तो ऑक्सीजन। तो 8वां के हो जाएगा O2। समझ में आ गया तो लोग? अब 9 नंबर। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है? कौन हो गया? 9 नंबर। हाँ 9 नंबर। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होता है? ध्यान से समझो। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक, हिंदी में हो गया हरित लवक, इंग्लिश हो गया उसका क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होता है? तो लिखना है कि क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। समझ आएगा तो लोग? इसलिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोफिल में होता है। समझ आएगा तो लोग? क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होता है? अरे क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, तो इसीलिए उसमें प्रकाश संश्लेषण। अब क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो पत्ता हरा नहीं होगा, और हरा जब नहीं होगा तो भोजन नहीं बनेगा। क्लियर हो गया ना तो लोग? अब वीडियो के आगे पीछे करके देख लेना, कब दिक्कत होगा तो। अब देखो 10 नंबर। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है? तब 4 गो अभी का लिखवाए हैं। देखो तो यहाँ पर CO2, H2O, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल। 4 हो जाएगा ना? ध्यान से ये दिमाग रखो, अस्थिर याद हो जाएगा टोटल। अब देखो 11 नंबर। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो वातावरण से। कहाँ से प्राप्त करते हैं? वातावरण से। पागल, वातावरण से, यानी कि हमारा वायुमंडल से। CO2 कहाँ से प्राप्त करेगा? हम लोग जब छोड़ेंगे तो कहाँ छोड़ेंगे? स्टोमाटा के मुंह में के नहा के ले लो, खींच लो, वायुमंडल में छोड़ेंगे, वो अपना खींच लेगा स्टोमाटा के द्वारा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12। कवक एवं पैरामीसी कौन नंबर क्वेश्चन है? 12 नंबर। कवक एवं जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती है?
क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल जिसमें रहेगा तब न प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उसका भोजन बनेगा। तो अमीबा में या जीवाणु में क्लोरोफिल है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं है। क्या लिखना है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं है, इतना ही लिख देना है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं है। समझ में आ गया तो लगता ना? अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु हैं? बताओ, तुम लोग बता दिए थे। प्राणी संपोषी जीव है? नहीं होगा? एक कोशिकीय जीव है, दोनों एक कोशिकीय जीव। लेकिन अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है। बताए थे तुम लोग के? अमीबा अपना भोजन कूटपाद के द्वारा ग्रहण करता है और उसका पाचन रसधानी में एंजाइम के द्वारा होता है। ये सब बता दिए थे। पैरामीशियम के बारे में तो लोग बताए थे कि पैरामीशियम एक प्राणी संपोषी जीव है, लेकिन इसका आकार निश्चित होता है और इसका भोजन ग्रहण करने के लिए एक विशेष भाग होता है, कोशिका मुख, और इसका आगे गति करने के लिए एक अंग होता है, प्रचलन अंग, उसको बोलते हैं सिलिया। कुछ याद नहीं है, खाली भकुआइल रहो गधा है तू लोग। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य का आहार नाल कौन कौन से मुख्य भागों में बटा होता है? आहार नाल कितना भागों में बटा होता है? कौ स्टेशन से पार करेगा? तो मुख्य गुहा, ग्रास नली, चुप रहो, मुख्य गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, बस 5 गो। क्या लिखना है कि मतलब कौन कौन सा क्या लिखा है? आहार नाल कौन कौन से मुख्य भागों में बटा है, खाली बता देना है। तो 5 गो हो गए नो, क्लियर? अब देखो, अब ग्रसनी में स्थित 2 छिद्रों के नाम लिखें। अभी न तो लोग बताए थे, निगल द्वार, कंठ द्वार। यानी कि जब आगे से निकलेगा यहाँ से तो एगो जाएगा फेफड़ा में, एगो आमाशय में, एगो सांस वाला नली, एगो खाना वाला नली, आमाशय वाला। हो गया ना क्लियर? तो कौन हो जाएगा? एगो निगल द्वार और दूसरा कंठ द्वार। समझ में आ गया तो लगे? अब आगे देखो, मनुष्य में पाचन आहार नाल के किस भाग से शुरू होता है? तो कहाँ से शुरू होता है? मुख्य गुहा से। 10 बार तो लोग बताए थे। कहाँ से शुरू होता है? मुख्य गुहा से। आहार नाल, मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? तो छोटी आंत के रक्त बिलाई के द्वारा। कहाँ से अवशोषण होता है? कौन खींचता है? तो छोटी आंत में एगो बिलाई होता है, रक्त बिलाई। कल ने बताए थे तो लोग, छोटी आंत में, छोटी आंत के 3 भाग में बांटा गया है। कौन कौन? ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18, क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? पत्ती में। क्लोरोफिल में पत्ती में। भोजन कहाँ बनता है? पत्ती में। नीचे से पानी कौन लेकर के जाता है पत्ती तक? जाइलम, जस से जाइलम, जस से जल। पूरे पेड़ पौधा के विभिन्न भाग में फैलाता कौन? फ्लोएम। सब बता दिए थे तुम लोग। सूर्य के प्रकाश को कौन खींचता है? क्लोरोप्लास्ट, पत्ती में होता है, वही न खींचेगा, अब भोजन बना देगा। देखो अब आगे एगो क्वेश्चन बताना है, एगो तो लोग इसी में बता देते हैं 5 गो। देखो अब का नंबर क्वेश्चन हो गया, क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट में। अब देखो, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करता है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करता है? ऑक्सीजन। अभी न लिखा तो लोग ऑक्सीजन। अब देखो, मृतजीवी को क्या कहते हैं? बताओ, मृतजीवी को
अपघटक कहा जाता है। अपघटक। मृतजीवी किसे कहते हैं? वैसा जीव जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थ या मरे हुए जीव के ऊपर आश्रित होकर के अपना भोजन ग्रहण करते हैं। समझ में गए ना तो लगे? अब बढ़ जाओ आगे। जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? पोषी। क्या बोलते हैं? पोषी। गोबर छाता में किस प्रकार का पोषण होता है? गोबर छाता में, गोबर छाता मतलब मशरूम है। मशरूम कहाँ होता है? जहाँ सड़ल पदार्थ होता है वहीं पर होता है। तो लिखाएगा, क्या लिखोगे? मृतजीवी। अब देखो, पत्तियों का कौन सा अंग CO2 युक्त वायु का प्रवेश द्वार है? पत्तियों का कौन सा अंग है जो CO2 युक्त वायु का प्रवेश द्वार है? यानी कि मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती के कौन भाग से अंदर आएगा? रंध्र या स्टोमाटा। रंध्र या स्टोमाटा। हो गया ना? समझ में आ तो लगे? अब देखो, पोषण के दृष्टि से जंतुओं को क्या कहते हैं? पोषण के दृष्टि से जंतुओं को क्या कहते हैं? परपोषी। परपोषण यानी कि वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन खुद नहीं बनाता है बल्कि दूसरे जीव के ऊपर आश्रित रह करके भोजन बनाता है। हम लोग अपना भोजन खुद बनाते हैं? हम लोग चावल बनाते हैं, दाल रोटी बनाते हैं, तो ये सब धान गेहूं से आता है। दाल आता है जो खेत में पौधा से आता है। ये थोड़े हैं कि हम लोग घर बैठले बना देते हैं धान गेहूं। दूसरे के ऊपर आश्रित है। तो क्या मारना है? पर पोषण चाहे परपोषी। अब देखो, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? रसधानी में, एंजाइम के द्वारा। है ये सब क्वेश्चन कहाँ से है? सब बता दिया तो अंदर आई सब क्वेश्चन हो गया। बाहर ही दे दिया तो क्वेश्चन का अलग से आता है, अलग से पैदा होता है। अब देखो, मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहते हैं? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र। आहार नाल पाचन तंत्र यानी जितना मिल तंत्र होता है ना सब मिल के भाग लेता है तो उसको पाचन तंत्र। अब देखो, मनुष्य के जीभ के ऊपर सतह पर पाई जाने वाली रचना यानी कि जवन जीभ के ऊपर दाना दाना नियन होता है, अभी दिखाई नहीं देगा तो जाके गर्म चाय चाहे पानी, ज्यादा गर्म पानी खींच लो तो देखो कि दाना दाना निकल जाएगा। उसका नाम बताओ। स्वाद कलियां। स्वाद कलियां तो लोग लिखवा दिए थे। जीभ के बारे में बताए थे ना तो उसी दिन बता दिए थे कि जीभ के आगे वाला भाग स्वतंत्र होता है, आगे वाला मीठा का एहसास कराता है। उसके बाद पूरा जीभ के बारे में बढ़िया से बताए थे, तुम लोग जाकर देखो अंदर। अब देखो, मुख्य गुहा क्या लिखा है? मुख्य गुहा से भोजन कहाँ पहुँचता है? मुख्य गुहा से भोजन कहाँ पहुँचता है? तो ग्रास नली होते हुए अमाशय में जाता है। एक या लिफान के चल जाएगा हमें। ग्रास नली, मुख्य गुहा से ग्रास नली के माध्यम से अमाशय में जाता है। पूरा डिटेल से पूछता तब न बोलते हैं कि अमाशय में जाता है। अब अमाशय में 3 भाग में बांटा गया है, कार्डियक, पाइलोरिक, फुंडिक। अमाशय के 3 भाग, कार्डियक, पाइलोरिक, फुंडिक, पूरा डिटेल से बताए थे तुम लोग के। अब देखो, ग्रास नली के दीवार में तरंग की सतह होने वाले सिकुड़न एवं फैलाव को क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन। क्या बोलते हैं? क्रमाकुंचन। समझे तो लोग? चलो, क्रमाकुंचन किसे कहते हैं? यानी कि अमाशय
आमाशय ना, ग्रास नली के दीवार में एक विशेष प्रकार का गति होता है, वह गति भोजन को आमाशय के दीवार की ओर ले जाता है, उसी गति को बोलते हैं कर्माकुंचन गति। समझ में आ गया तो लगे। अब देखो, भोजन में मौजूद प्रोटोन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम बदलता है? पेप्सिन, खाली लिख देना है पेप्सिन, काम हो जाएगा पेप्सिन। अब देखो, आहार नाल के सबसे लंबा भाग को क्या कहते हैं? आहार नाल के सबसे बड़ा भाग को क्या कहते हैं? छोटी आंत, पागल, छोटी आंत हो गया नो। सबसे लंबा भाग छोटी आंत आहार नाल के 5 गो होबे करता है, तो वो स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका जाता है। स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका की यहाँ पर बात है। वो तो स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका तो आमाशय के दीवार में रहता है, हैं? स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, म्यूकस या सेलेस्मा। पहला म्यूकस या सेलेस्मा, दूसरा का भित्तीय या अम्लजन, और तीसरा का मुख्य या जाइमोजिन। म्यूकस या सेलेस्मा से क्या निकलता है? तो म्यूकस निकलता है। अम्लजन से क्या निकलता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। और मुख्य या निष्क्रिय पेप्सिनोजिन से क्या, मुख्य या जाइमोजिन से क्या निकलता है? निष्क्रिय पेप्सिनोजेन। समझ में आ गया तो लगे। और म्यूकस का क्या काम है, हाइड्रोक्लोरिक का क्या काम है, और तीनों का क्या काम है? तो जो म्यूकस निकलेगा, तो म्यूकस का काम है कि जठर रस और HCl से आमाशय के दीवार को बचा कर रखना। ये सब पूरा डिटेल से बताए थे तो लोग, याद नहीं है। देखो, अब क्वेश्चन कहाँ आ गया? 32 में। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ग्रंथि सब अंदर होता है, अंदर। तो सबसे बड़ा कौन होगा? यकृत, 1.5 kg का, 1.5 यानी कि उतना बड़ कौन है? कौन है इतना बड़? 1.5 kg का। 1.5 kg का चिमकी में मीट तोला के हाथ में ले लो, देखो कितना हो जाएगा। तो 1.5 kg का यकृत है। यकृत क्या करता है? यकृत बनाता है पित्त। अब पित्त जिस थैली में रहता है उसे बोलते हैं पित्ताशय। अब पित्त का काम है कि भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, तो किसको पचाएगा? पित्त किसको पचाएगा? वसा को पचाएगा। पाचन की क्रिया कहाँ पर पूर्ण होता है? कहाँ पूरी तरह से पाचन की क्रिया पूर्ण होता है, यानी कि पूरी तरह से कहाँ पच जाता है? लीवर में हो। देखो लीवर में, करेजा में आके पची खाना ना। छोटी आंत में बोला, छोटी आंत में है। और कौन वहां पर पोषक तत्वों को खींच करके छोटी आंत में अब प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है? तो एगो बिलाई तो लोग बताया था ना, बिलाई। हाँ, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं? सीकम। ना बताते तो लोग कि छोटी आंत और बड़ी आंत के नली पर जो पाया जाता है उसे कहते हैं सीकम। उन्हें मत ध्यान दो पागल, दिमाग रखो है जब सीकम, कल बताए तो लोग ना। अब देखो क्या हो गया। अब एक और क्वेश्चन है गौरी। अपचा भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ संचित रहता है? पच गया खाना तो कहाँ जाके रहेगा? रेक्टम में नो, रेक्टम में क्या पाया जाता है? तो ई कोलाई एक जीवाणु पाया जाता है, वह जो B12 विटामिन प्रदान करता है, और वह हम लोगों का अपशिष्ट जहाँ पदार्थ होता है वहीं पर अपना भोजन ग्रहण करता है। तो कहाँ रहता है संचित? तो रेक्टम में। जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है? जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है बताओ? तो जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है, इसका कारण 2 हैं। पहला कारण है, तो लोग हला मत करो, मनुष्यों को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ऊर्जा नहीं रहेगा तो 2 दिन भूखले रह जाओ, देखो कि एकदम पूरा कठुआ जाओ हैं। और वे तनी खींच लो तनी मछली मुर्गा, देखो के बाद जो लौट जाओ ना, ऊर्जा ज्यादा मिल गया तुम लोग हैं। तो मनुष्यों को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होता है। और ऊर्जा कहाँ से मिलेगा? ऊर्जा मिलता है
पोषक तत्वों को ग्रहण करने के लिए, और शरीर के अंदर टूटी फूटी कोशिकाओं को या ऊतकों को, ऊतक कैसे बनता है, कोशिकाओं के समूह मिलता है तो ऊतक बनता है, समझ तो लगे। टूटी फूटी कोशिकाओं को और ऊतकों को मरम्मत करने के लिए जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है, समझ में आ गया तो लगे ना। मनुष्यों को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा के लिए मनुष्य पोषक तत्वों का ग्रहण करता है, हो गया न। और शरीर के अंदर टूटी फूटी कोशिकाओं और ऊतकों को मरम्मत करने के लिए मनुष्यों को पोषण की आवश्यकता होती है। चल हो गया खत्म। पोषण की परिभाषा लिखें। तो वह विधि जिसके द्वारा जीव अपना भोजन ग्रहण करता है, वह विधि जिसके द्वारा जीव अपना भोजन ग्रहण करता है उसे क्या बोलते हैं, पोषण। अब देखो 3 नंबर, स्वपोषण में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है। ध्यान से समझो, स्वपोषण में, कौन पोषण में, स्वपोषण, पर पोषण और स्वपोषण दो होता है स्वपोषण और पर पोषण है। तो स्वपोषण में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है। गधा देखो ये चारों स्वपोषण में कौन कौन आवश्यक है। स्वपोषण में दाल भात चोखा, स्वपोषण जो अपना भोजन खुद बनाता है तो पेड़ पौधन बनाएगा, तो कौन कौन आवश्यक है। तो CO2, जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, समझ में तो लगे, बस ये लिख देना है। अब देखो परपोषण से आप क्या समझते हैं। परपोषण के बारे में तो लोग बता दिए थे। तो ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन खुद नहीं बनाता है बल्कि दूसरे जीव के ऊपर आश्रित रहता है, उसे परपोषण कहते हैं। जैसे में लिख दो जितना लिखना होता ना, मनुष्य जीव जंतु सभी। अब देखो, अब कौन मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं। तो हो गया, छोड़ देना इसको। परजीवी किसे कहते हैं, छोड़ देना इसको। परजीवी को देख लो, वैसा पोषण जिसमें जीव दूसरे के ऊपर अस्थायी रूप से निर्भर रहकर अपना भोजन ग्रहण करता है, उसे परजीवी कहते हैं। जैसे हम लोग के कपार में ढील, तो एकदम अस्थाई फिक्स हो गया उसका भोजन, ये अब काम चलत रहेगा, अब कब गैस खत्म नहीं हो गई है, भोजन उसका हो गया फिक्स। तो अस्थाई रूप से रहकर अपना भोजन ग्रहण करता है। अब देखो कौन प्राणी समपोषी जीव। तो वैसा जीव जिसमें वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन मनुष्य के जैसा भोजन ग्रहण करता है। बताए तुम लोग, ये सब पहले ही हो गया है। तो ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन मनुष्य के समान, यानी कि मनुष्य जैसे भोजन करता है उसी प्रकार से भोजन ग्रहण करता है, उसे कौन कहते हैं, प्राणी संपोषी जीव कहते हैं। अब देखो प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं। तो बताओ प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण एक अभिक्रिया है जिसमें पत्ती में होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को खींच लेता है और नीचे से जाइलम जल को खींचकर पत्ती में ला देता है और ये सब मिलकर अपना भोजन तैयार कर देता है। इसी को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। समझ में आ गया तो लोग हैं। चारों के मिला दो, अब जहां जहां से आया जहां जहां से जुटा दो, तब भोजन बन गया। भोजन में बना क्या समझते हैं। हाँ, तो क्या मतलब प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं। तो ये हो गया प्रकाश संश्लेषण से कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें पेड़ पौधा नीचे से जल ग्रहण करके और सूर्य के प्रकाश ले मिलाकर अपना भोजन बना देता है। चलो अब देखो, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहते हैं। तो पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग इसलिए कहते हैं क्योंकि पत्ती में होता है क्लोरोप्लास्ट।
क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। इसलिए पत्तियों को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। समझ में आ गया तो लगे? पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल है। इसीलिए कहते हैं क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो उसका भोजन बनेगा। क्लोरोफिल के चलते पत्ता का रंग हरा दिखाई देता है? खून लाल क्यों दिखाई देता है? हीमोग्लोबिन के कारण। मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण है। अब देखो, भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं? भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं? 10 नंबर लघु उत्तरीय क्वेश्चन। तो भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के बड़ा बड़ा अणुओं को विभिन्न एंजाइम के माध्यम से छोटे छोटे अणु में तोड़ देना पाचन कहलाता है। समझ में आ गया तो लोगे हैं? जैसे भोजन ग्रहण करो तो थोड़ा बड़ा रहेगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा 3 गो। तब विभिन्न एंजाइम ऐसा ही डायरेक्ट पच जाएगा? कितना काम है पचाने में तो लोग बताए थे ना। तो विभिन्न एंजाइम के माध्यम से वो तीनों को छोटे छोटे अणु में तोड़ना क्या कहते हैं? भोजन का पाचन कहते हैं। समझ में आ गया तो लोग भोजन में उपस्थित होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में विभिन्न एंजाइम के माध्यम से तोड़ना भोजन का पाचन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11। मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? उसके नाम लिखें। उसके नाम लिखना है। 3 जोड़ी। कितनी जोड़ी? तो लोग बताए थे ना 3 जोड़ी। हाँ, पहला पैरोटिड ग्रंथि, दूसरा का सबलिंगुअल लार ग्रंथि और तीसरा का सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि। समझ में आ गया तो लोगे? जौन ऊपर ही कंठ नियन दिखाई देता है ना ओकर नाम है पैरोटिड ग्रंथि। पैरोटिड पागल। अब देखो 12 नंबर। मनुष्य में आमाशय कितने भागों में बटा होता है? उसके नाम लिखे। आमाशय यानी कि पेट कितना भागों में बटा होता है? कार्डियक, पाइलोरिक, फुंडिक। बताए थे तो लोग? तो कार्डियक ऊपर वाला और बीच वाला के फुंडिक और नीचे वाला के ना नीचे वाला होता है पाइलोरिक। समझ में तो लगे? बीच वाला का नाम है फुंडिक। बीच वाला का नाम फुंडिक। बीच वाला का नाम क्या है? फुंडिक। ऊपर वाला के कार्डियक, नीचे पाइलोरिक। चलो खत्म। अब 13 नंबर। मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? छोटी आंत के 3 भागों के नाम लिखें। पहले पूछा है बैठो अभी कितना भाग होता है? तो कितना होता है? 3 गो, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। अब पूछा है कि लंबाई बताओ। 6 मीटर है। समझ में तो लगे? पूरा आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर है। चलो अब देखो दीर्घोत्तरीय पोषण किसे कहते हैं? जीवों में होने वाला विभिन्न पोषण विधियों का नाम लिखे। तो पोषण की परिभाषा लिख देना और उसके बाद कौन होता है पोषण? स्वपोषण और पर पोषण, दोनों का नाम लिख देना। और फिर पर पोषण 3 प्रकार के, परजीवी, अमृतजीवी, प्राणी संपोषी। वो सब लिखाएगा तब जाके कंप्लीट होगा 5 नंबर में। तो हो जाएगा तो लोग ना। अब देखो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को संक्षेप में समझाइए। तो प्रकाश संश्लेषण के तो लोग समझा दोगे बढ़िया से ना कि कैसे कैसे सूर्य का प्रकाश आता है, फिर नीचे से जड़ के द्वारा पानी ऊपर जाता है। तो हाँ सब करके लिख देना मिला के। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। एक प्रयोग द्वारा दर्शाइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। ये तो लोग के बता दिए थे हैं। और तुम लोग भी इसको समझना होगा तो पीछे वाला वीडियो में अपलोड कर दिए हैं, उसको जा करके समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसको प्रयोग द्वारा अच्छी तरह से साबित कर चुके हैं। 4 नंबर देखो
प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है, इसे साबित करने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। ये हो गया है। ये दोनों 5 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, VVA क्वेश्चन है, इस साबित इसको हम कर चुके हैं। अब देखो अमीबा का भोजन क्या है, अमीबा में पोषण का वर्णन करें। बताए थे तो लोग उस दिन कि ध्यान से समझो, ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा है कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है, अमीबा एक प्राणी समपोषी जीव है, अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है, यह अपना भोजन शरीर के किसी भी अंग से ग्रहण अंदर ले लेता है और किसी भी भाग से बाहर छोड़ देता है, और इसका पाचन कहाँ होता है, रसधानी में विभिन्न एक मिनट, उसके पाचन होता है रसधानी में एंजाइम के द्वारा। बताए थे तो लोग तो ये इतना लिख देना, हो जाएगा काम क्लियर। अब देखो कौन नंबर, 6 नंबर, मनुष्य के आहार नाल की रचना का वर्णन करें। रचना क्या करना है, रचना। तो रचना का मतलब क्या होता है, पाचन का बात वगैरह नहीं करना है, खाली रचना करना है। देखो यानी कि मनुष्य के आहार नाल के वर्णन करना है। तो आहार नाल में कौन कौन भाग लेता है, तो आहार नाल में मुख्य गुहा, अमाशय ना, मुख्य गुहा के बाद ग्रास नली, ग्रास नली के बाद अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत हो गया। अब मुख्य गुहा के में कौन कौन पाया जाता है वो लिखना है कि मुख्य गुहा में जीभ, दांत, लार ग्रंथि पाया जाता है। फिर अब ग्रास नली, उसके हाँ आगे बढ़ करके निगल द्वार, कंठ द्वार में 2 नली खुलता है। और फिर अमाशय में आ जाओ, तो अमाशय के कौ भाग, तो 3 गो भाग हो गया, कार्डियक, पाइलोरिक, फुंडिक। फुंडिक बीच में बोलो, कार्डियक, फुंडिक, पाइलोरिक हो गया ना। फिर आ जाओ नीचे छोटी आता ना, तो इहो क्रम लिख देना कि अमाशय के दीवार में एक कोशिका पाई जाती है, उस कोशिका का नाम है स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका। अब स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका का 3 भाग होता है, पता है तो लोग, म्यूकस श्लेष्मा, म्यूकस या श्लेष्मा, दूसरा भीतीय या अम्लजन, और तीसरा मुख्य या जैमोजिन। कैसे पहुंचेगा वो सब नहीं लिखना है, इसका भाग लिख देना है ना, तो ये मत लिखो, डायरेक्ट चल जाओ। अब कहाँ छोटी आंत में, छोटी आंत 3 प्रकार का होता है, ओकरा के लिख दो है, ग्रहणी, जजुनम, इलियम हो गया नो। अब ग्रहणी में लिखना है तो ग्रहणी में लिख दो। अब पाचन यहाँ पर नहीं पढ़ना है, इना कि अब कि एक पित्त होता है यकृत में, और पित्त वाला थैली को पित्ताशय कहते हैं, वो आ करके ग्रहणी के जुड़ जाता है और भोजन को पचाता है। ई नहीं लिखना है, भोजन को पचाना नहीं है, खाली प्रकार लिख दो, अब मोटा मोटा ऊपर ऊपर आगे बढ़ जाओ। फिर बड़ी आंत, बड़ी आंत 3 प्रकार का होता है, सीकम, कोलन, रेक्टम, बस समझ में आ गया तो लगे। पूरा तो लोग कथा कहानी नियन बता दिया, तो कौनो क्वेश्चन आएगा तो लोग एकदम मार दो, छाप दो 10 लाइन में। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य के आहार नाल में पाचन की प्रक्रिया का वर्णन करें। ये लिखा जाएगा तो लोग है, लिखा जाएगी ला, यानी कि पाचन के प्रक्रिया को समझाना है। तो मनुष्य के पहले लिख दो कि आहार नाल में कौन कौन होता है, तो मुख्य गुहा, ग्रास नली, छोटी आंत, अमाशय, बड़ी आंत, सबनी के। फिर पाचन की प्रक्रिया तो लोग से बढ़िया से लिखा जाएगा ना, है ना, तो एक वीडियो में बढ़िया से दीर्घोत्तरी डाल देंगे, भी यही जोन रहेगा। ऐसे तो सब तो लोग क्लियर हो गया है। अब देखो मनुष्य के आहार नाल का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, और उसको वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। देखो 8 नंबर, मनुष्य के आहार नाल का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, वर्णन की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा के तो लोग के चाहिए कि वर्णन की आवश्यकता मत करो ना, तो वर्णन तो लोग से हो जाएगा। तुम लोग इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखो तो देख लो, वीडियो को पूरा फैला दो और सब्सक्राइब कर लो।